पीएफआरडीए एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। साथियों, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है और ये बनाया गया था एनपीएस को रेगुलेट करने के लिए। एनपीएस को लागू हुए 20 साल हो गए हैं और एनपीएस को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए एक्ट 2013 में लाया गया था। तो साथियों, एनपीएस है पूरे भारत में लागू हो चुका है, तो निश्चित रूप से एनपीएस पर क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। एनपीएस में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये सब चीजें हैं वो चर्चा की जाएंगी। नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। तो बवंडर प्लान के तहत पीएफआरडीए एक्ट 2013 पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं पीएफआरडीए एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नेशनल पेंशन सिस्टम इन पीएफआरडीए एक्ट? पीएफआरडीए अधिनियम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शब्द का क्या अर्थ है? डियर फ्रेंड्स, अभी हम शुरुआती क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनके मीनिंग क्या होते हैं, पेंशन सिस्टम क्या होता है, एनपीएस क्या है, पीएफआरडीए क्या है, सब्सक्राइबर क्या है, ट्रस्टी बैंक क्या है, ये सब चीजें हम चर्चा करेंगे और इसके बाद में हम डिटेल में जाएंगे। किसी भी एक्ट के, किसी भी अधिनियम के शुरुआती क्वेश्चंस है वो इसी प्रकार के होते हैं और शुरुआती क्वेश्चंस है, एलिमेंट्री क्वेश्चंस है, वो भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको हम चर्चा कर रहे हैं। पीएफआरडीए एक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम का क्या मतलब हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्या अर्थ हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हु होल्ड द असेट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स फॉर देयर बेनिफिट। बहुत बड़ी बात बताई गई है। एनपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जो एसेट्स होते हैं, जो फंड होता है, उसको धारण किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, रखा जाता है किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा। और उसको सब्सक्राइबर यानी कि ग्राहक को दिया जाता है, उसके फायदे के लिए दिया जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहलाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 22। हु इज कॉल्ड सब्सक्राइबर एज पर पीएफआरडीए एक्ट? पीएफआरडीए अधिनियम के अनुसार सब्सक्राइबर किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि अभी हम शुरुआती क्वेश्चंस कर रहे हैं। किसी भी एक्ट के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके के होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि उनको हम गौर ही नहीं करते हैं। आगे तो एक्ट को बड़े अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं, परंतु शुरुआती दौर के क्वेश्चंस है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। नॉलेज मंडली ने तो हर तरीके के क्वेश्चन करवाने का आपको वादा किया हुआ है। सब्सक्राइबर किसको कहेंगे, आपने ऑप्शन देख लिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? एक्ट के तहत सब्सक्राइबर यानी कि ग्राहक किसको कहेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए पर्सन हु सब्सक्राइब्स टू ए स्कीम ऑफ ए पेंशन फंड, मतलब कि वो व्यक्ति जो पेंशन फंड में, कौन से पेंशन फंड में? पीएफआरडीए एक्ट के तहत जो पेंशन फंड बनाया गया है उसमें कंट्रीब्यूशन करने वाले को या भाग लेने वाले को आप क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर बोलेंगे, ग्राहक बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 23। व्हाट डज ट्रस्टी बैंक मीन एज पर पीएफआरडीए एक्ट? पीएफआरडीए अधिनियम के अनुसार ट्रस्टी बैंक का क्या अर्थ है? ऑप्शन आप देख लीजिए। ट्रस्टी बैंक किसको कहेंगे पीएफआरडीए एक्ट यानी कि एनपीएस के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ए बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 10 ऑफ 1949, मतलब कि वो बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बनाया गया था उसके अंडर में ये कार्य करता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? ट्रस्टी बैंक बोल सकते हैं। जो पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें? एनपीएस में, यानी कि पीएफआरडीए एक्ट के तहत आता है, पार्टिसिपेट करता है, वो इन्वॉल्व होता है एनपीएस में, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रस्टी बैंक बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 24। व्हाट इज सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल एज पर पीएफआरडीए एक्ट 2013? पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अनुसार सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण क्या है? ऑप्शन आप देख लीजिए। पीएफआरडीए एक्ट 2013 में लाया गया था, इसके तहत सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण किसको कहेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 15 ऑफ 1992,
यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत जो ट्राइब्यूनल स्थापित किया गया है उसको आप क्या कह सकते हैं? सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण कह सकते हैं, सिक्योरिटी अपीलाट ट्राइब्यूनल कह सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर को ट्रिकी बनाया जाएगा, कठिन बनाया जाएगा, तो ये सब चीजें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 25th। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड? ग्राहक शिक्षा और संरक्षण निधि का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर कुछ फंड बनाए गए हैं, फंड के टाइप बताए गए हैं। सब्सक्राइबर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड बनाया गया है, उसका क्या अर्थ हो जाएगा, क्या मीनिंग हो जाएगा? PFRDA एक्ट 2013 के अनुसार सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। द फंड कंस्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। बहुत जोर की बात बताई गई है। सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 में जो फंड बताया गया है, जिस फंड को डिफाइन किया गया है, उस फंड का क्या नाम है? सब्सक्राइबर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड कहा गया है। तो इस प्रकार के अनुच्छेद या सेक्शन पर आधारित क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जा सकते हैं। आपको हर तरीके के क्वेश्चन है नॉलेज मंडली करवाने वाला है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। द फंड कंस्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस को लागू हुए 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में जितने भी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट या मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट में लगे हैं उनको एनपीएस दिया जा रहा है। तो एनपीएस क्या है, उसका रेगुलेशन क्या है, उस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला सवाल देख लेते हैं 26। हाउ इज द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड? पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कैसे की गई थी? कौन से रूल के तहत, किस तरीके से, क्या प्रोविजन के तहत PFRDA को स्थापित किया गया था, बनाया गया था? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बाई ए रेफरेंडम, बाई ए पब्लिक वोट, बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन। तो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना इनमें से कौन से तरीके से की गई थी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ए नोटिफिकेशन, यानी कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना एक नोटिफिकेशन जारी करके की गई थी। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 27। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार की बॉडी है, संस्था है, उसको भी डिफाइन करना जरूरी होता है। तो कौन से टाइप की संस्था है? PFRDA हो जाएगी। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ए कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कॉर्पोरेट बॉडी इसको बताया गया है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण है, एक कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में कार्य करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ PFRDA लोकेटेड? PFRDA का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इमरती क्वेश्चन है, वो भी पूछ लिए जाते हैं और आसान क्वेश्चन अगर गलत करके हम आते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर निकलने पर हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? PFRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इन द नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब कि NCR में ये बनाया गया है। NCR में PFRDA का ऑफिस लोकेट है, यानी कि हेड ऑफिस लोकेट है। नेशनल कैपिटल रीजन है, यानी कि NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी में ये पाया जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 29। व्हाट आर द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन फॉर होल टाइम मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी? प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है? यानी कि होल टाइम मेंबर नियुक्त किए जाएंगे तो वो कौन से क्षेत्र से विशेषज्ञता रखने वाले होने चाहिए? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता है, यानी कि डिसिप्लिन है, वो कौन से क्षेत्र का होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है या लॉ है? होल टाइम मेंबर है वो कितने होते हैं? ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से होने चाहिए, फाइनेंस से होने चाहिए, लॉ से होने चाहिए, तब जा करके इनको नियुक्त किया जाता है होल टाइम मेंबर के रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 30।
Until what age can the PFRDA chairperson hold office? जोरदार क्वेश्चन है, आसान है, इंपोर्टेंट बोल दीजिए। पीएफआरडीए अध्यक्ष किस आयु तक पद पर रह सकता है? 50 ईयर्स, 65 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स। इंपोर्टेंट जरूर बोल दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। अधिकतम एज है वो कितनी होगी, कब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं पीएफआरडीए के चेयरपर्सन? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 65 ईयर्स। 65 वर्ष तक वो पद धारण कर सकते हैं, उसके बाद में उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, तो 65 वर्ष तक वो पद का धारण कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अपने यार दोस्तों को भी आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, और इसके साथ में कमेंट भी आप कर दीजिए किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाए। कोई आप अगर तब्दीली करना चाहते हैं, कोई पैटर्न में बदलाव करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 31। व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ए पार्ट टाइम मेंबर? अंशकालिक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? इनको आप इंपॉर्टेंट बोल के रखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि होल टाइम मेंबर होते हैं, यहाँ पर बताया गया पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 ईयर्स। 5 वर्ष तक वो नियुक्त किए जा सकते हैं, अधिकतम 5 वर्ष तक नियुक्त किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 साल तक अंशकालिक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल होता है, उससे पहले भी हटाया जा सकते हैं, परंतु मैक्सिमम कितना रखा गया है? 5 वर्ष का रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट भी आप इसको बोल दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आप कह सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 32। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर ए मेंबर टू रिलिंक्विश देयर ऑफिस? किसी सदस्य के लिए अपना पद छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है, परंतु पहले अगर वो पद छोड़ना चाहता है तो कौन से तरीके से छोड़ सकता है? ऑप्शन आप देख लीजिए, बाई होल्डिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाई ट्वीटिंग रेजिग्नेशन, बाई गिविंग रिटन नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाई अनाउंसिंग ऑन टीवी। किसी सदस्य के द्वारा अपना पद कौन से माध्यम से छोड़ा जा सकता है, किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? क्या आपको उचित लग रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाई गिविंग रिटन नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 साल के लिए उसको नियुक्त किया गया था, परंतु उससे पहले वो पद छोड़ना चाहता है तो रिटन नोटिस देना होगा। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उसको सदस्य बनाया था। तो रिटन में कारण सही तो उसको लिखना होगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 33। हाउ कैन ए मेंबर बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? बातें बदलती जा रही हैं। एक सदस्य को पद पर नियुक्त किया जाता है, कितने कार्यकाल तक किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है अधिकतम। इसके बाद में वो 5 वर्ष से पहले अगर पद छोड़ना चाहता है तो लिखना होगा, रिटन नोटिस देना होगा कि मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता। दूसरा तरीका है उसको हटाया जाए। 5 साल के लिए नियुक्त कर दिया, उससे पहले अगर आप उसको सदस्य को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटा सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कौन कौन से तरीके से पद से हटाया जा सकता है? ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, मतलब कि वो अगर दिवालिया हो गया है, अगर वो दिवालिया हो गया है तो उसको पद से हटाया जा सकता है, पहली कंडीशन है। या ही हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज ए मेंबर, मतलब कि कोई व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गया है सदस्य के रूप में कार्य करने में, तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन बताई गई है, ही हैज बिकम कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कि कोई वो अपराध में शामिल हो गया है और उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है, यानी कि वो दोष सिद्ध हो गया, उसको दंड दे दिया गया है, तो भी उसको हटाया जा सकता है। और चौथी कंडीशन में क्या बताया गया है? ही हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली हिज फंक्शन एज ए मेंबर, यानी कि इस प्रकार से सोचा जाए कि उसके पास में वो शक्तियां आ गई हैं, वो ताकत आ गई है, कोई इंटरेस्ट आ गया है
कि वो मेंबर के रूप में पीएफआरडीए की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है, प्रिजुडिस हो सकता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। उन सभी परिस्थितियों में प्राधिकरण की मेंबरशिप से उसको हटाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो दिवालिया हो गया है या मेंटली या फिजिकली वो इनकेपेबल हो गया है या उसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध हो गया है तो उस कंडीशन में भी हटाया जा सकता है। और वो इस प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल हो गया है कि पीएफआरडीए की कार्यप्रणाली को ही प्रभावित करना शुरू कर दिया है तो उस सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। सभी कंडीशन है वो ठीक हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 34। व्हाट अथॉरिटी गवर्न्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स। कौन सा प्राधिकारी सदस्यों की सेवा के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करता है। वो कौन सी अथॉरिटी है जो पीएफआरडीए के मेंबर्स की सर्विस कंडीशंस हैं और साथ में टर्म्स हैं उनको रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? द इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फाइनेंस। कौन सा प्राधिकारी सदस्यों की सेवा के नियमों और शर्तों को नियंत्रित करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पीएफआरडीए की स्थापना की थी तो सेवा नियमों और शर्तों को नियंत्रित कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 35। व्हाट प्रॉपर्टी पावर्स डज द अथॉरिटी हैव। प्राधिकरण के पास कौन सी संपत्ति संबंधी शक्तियां होती हैं? तो प्राधिकरण यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? पीएफआरडीए बोल रहे हैं। उसके पास में संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित कौन सी शक्तियां हैं? ताकत होती है, पावर्स होती है। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो संपत्ति होती है उसको एक्वायर कर सकती है, धारण कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, चाहे तो मूवेबल है या इमूवेबल है, यानी कि चल अचल संपत्ति को एक्वायर कर सकती है, धारण कर सकती है, उसको डिस्पोज कर सकती है। ये सभी शक्तियां किस में निहित है? अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए में निहित है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अपने यार दोस्तों को भी आप बता सकते हैं। देख लेते हैं अगले सवाल 36। फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द चेयरपर्सन एंड होल टाइम मेंबर्स रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस एज पर सेक्शन 7। जोरदार क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है, आप हिंदी अर्थ समझिए। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को पद छोड़ने के बाद में, पद छोड़ने का मतलब है कि या तो उसने रिजाइन कर दिया है या उसको हटा दिया गया है या उसका टेन्योर पूरा हो गया है, तीनों कंडीशन है के बाद कितने समय तक केंद्र और राज्य सरकार के तहत कोई रोजगार स्वीकार करने से बचना चाहिए। ये क्वेश्चन है वो बहुत ही लॉजिकल है। आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बोल दीजिए। 2 इयर्स, 3 इयर्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। कोई पीएफआरडीए का चेयरपर्सन है या होल टाइम मेंबर है, वो पद से हट गए हैं। कौन से तरीके से हट गए? उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया है या खुद ने रिजाइन कर दिया है या गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो पद छोड़ने के बाद में कितने दिनों तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई पद धारण करने से बचना चाहिए, ये कार्यकाल कितना होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 2 इयर्स। 2 वर्ष का कार्यकाल है, कोई भी पद उनको धारण नहीं करना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 37। What powers of the chairperson are mentioned in section 8 of the PFRDA Act 2013? पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 8 में अध्यक्ष की किन शक्तियों का उल्लेख है? बहुत अच्छी बात बताई गई है, सेक्शन भी पूछे जा सकते हैं। पीएफआरडीए एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में चेयरपर्सन की क्या शक्तियां बताई गई हैं, क्या कार्य बताए गए हैं? ऑप्शन आप देख लीजिए। पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल, पावर्स ऑफ जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन, पावर्स टू अमेंड द एक्ट, पावर्स टू वोट रेगुलेशंस। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 8 में अध्यक्ष की किन शक्तियों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। पावर्स ऑफ जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन, यानी कि सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां किसके पास में है?
चेयरपर्सन के पास में, और इसके लिए धारा बनाई गई है, अनुच्छेद बनाया गया है। धारा 8 में बताया गया है कि वो पीएफआरडीए के सामान्य अधीक्षण और साथ में निर्देशन कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 38। हु प्रेजाइड्स एट ए मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी इफ द चेयरपर्सन इज अनेबल टू अटेंड। यदि अध्यक्ष भाग लेने में असमर्थ है तो प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी कारण से चेयरपर्सन पीएफआरडीए की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है तो प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। इनमें से कौन होगा। द चेयरपर्सन, ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सीईओ ऑफ द अथॉरिटी, एनी अदर मेंबर चूजन बाय द प्रेजेंट मेंबर्स। यदि अध्यक्ष भाग लेने में असमर्थ है, कोई भी कारण से छुट्टी पर है, उपलब्ध नहीं है, बीमार है या हटा दिया गया है, तो प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एनी अदर मेंबर चूजन बाय द प्रेजेंट मेंबर्स। जो बैठक में शामिल हुए हैं उनमें से वो अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। उस मीटिंग के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 39। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पीएफआरडीए एक्ट 2013। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना क्या होगी। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको अधिक से अधिक चीजें हैं उनकी जानकारी देना चाह रहा हूँ। पीएफआरडीए अधिनियम के तहत प्राधिकरण की संरचना क्या होगी, संगठन किस तरीके से बनेगा, प्राधिकरण किस तरीके से तैयार होगा। ऑप्शन देख लीजिए। चेयरपर्सन, 3 होल टाइम मेंबर्स, 3 पार्ट टाइम मेंबर्स, ऑल ऑफ दी अबव। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा यहाँ पर बताई गई है कि संरचना के बारे में धारा कौन सी बनाई गई है, धारा 4 बनाई गई है के अनुसार प्राधिकरण की संरचना क्या होगी, संगठन क्या होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। एक चेयरपर्सन होगा, 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, होल टाइम मेंबर्स होंगे और 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्राधिकरण में कितने मेंबर हो जाएंगे, एक चेयरपर्सन हो जाएगा और 3 होल टाइम मेंबर्स हो जाएंगे। होल टाइम मेंबर्स हैं उनमें से एक इकोनॉमिक्स के फील्ड से होना चाहिए, दूसरा फाइनेंस के फील्ड से होना चाहिए, तीसरा लॉ के फील्ड से होना चाहिए। तो तीनों डिसिप्लिन से ये होने चाहिए। इसके बाद में पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, वो भी होते हैं, 3 होते हैं। टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 7 हो गए। इनका कार्यकाल भी हम चर्चा कर चुके हैं। कार्यकाल अधिकतम समय है वो कितना रखा गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उससे पहले वो छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, नोटिस दे करके रिजाइन कर सकते हैं, या उनको पद से हटाया भी जा सकता है, या टेन्योर कंप्लीट होने के बाद में वो अपने वापस चले जाएंगे। तो कंडीशंस हैं वो सब चर्चा कर ली हमने। इसके साथ में चेयरपर्सन है वो अधिकतम कितने समय तक रखा जाता है, 5 वर्ष के लिए रखा जाएगा। और 65 वर्ष मतलब कि जो भी पहले हो जाए, 65 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। 65 वर्ष से पहले अगर 5 वर्ष पूरे हो जाते तो 65 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है, या 5 वर्ष अभी हुए ही नहीं है परंतु 65 वर्ष हो गए हैं तो भी उनको पद से हटाया जा सकता है। जो भी पूर्व में होगा हटाया जा सकता है। बड़ी अच्छी कंडीशन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इस पर आधारित कई सारे सब क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, जिसको नाम दिया गया हंसी देवी सीरीज पार्ट 2 का अंतिम सवाल 40। As per section 9(4), what is to be done if a member brings up an issue of direct or indirect pecuniary interest in the meeting of the authority? धारा 9(4) के अनुसार यदि कोई सदस्य प्राधिकरण की बैठक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित का मुद्दा उठाता है तो क्या किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। धारा 9(4) में ये वर्णन किया गया है कि कोई सदस्य है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपने आर्थिक मुद्दे को वो मीटिंग में उठा रहा है तो क्या किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ही शुड डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट एट द मीटिंग। मतलब कि उसको ये बात बतानी चाहिए कि कौन सा मुद्दा उसका है, क्या आर्थिक हेतु उसका छुपा हुआ है, तो ये डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा। पहला पॉइंट ये बताना होगा। इसके बाद में सच डिस्क्लोजर शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग।
जो मीटिंग के प्रोसीडिंग लिखी जा रही है वो डिस्क्लोजर जो उसने उद्घोषणा करी है, जो बात बताई है उसको लिखना होगा, बताना होगा, रिकॉर्ड में रखना होगा कि ये इंटरेस्ट इसका छुपा हुआ है। और तीसरा पॉइंट बताया गया है, ही शैल नॉट टेक पार्ट इन एनी डेलिब्रेशन और डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी इन दिस मैटर। उस मुद्दे पर वो कोई डेलिब्रेशन में और डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मुद्दा उसके हित का है, उसके आर्थिक हित का मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो वो कोई डेलिब्रेशन नहीं कर सकता, डिसीजन नहीं ले सकता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसके डिसीजन में भाग नहीं ले सकता। तो तीन बातें बतानी होंगी। पहले इंटरेस्ट बताना होगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके साथ में इसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा, उस मुद्दे पर डिसीजन लेने में उसकी भागीदारी नहीं होगी। बहुत ही जोर का क्वेश्चन है। इस तरीके से साथियों पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 2 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हम पीएफआरडीए यानी कि एनपीएस पर 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। बवंडर प्लान में आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट नहीं छूटे, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास के तहत हंसी देवी सीरीज आपके लिए शुरू की गई है, जिसमें हम एनपीएस पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।